हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहां पर हम लोग आज के इस वीडियो में यानी कि आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट 1, जहां पर मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहां पर सबसे पहले हम मीनिंग की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। याद करो, मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 2 करवाया था तो वहां पे मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझाया था कि क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, वो आपका क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। लेकिन वहां पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि वहां पे इक्वल में 0 नहीं लिखा जाता, पॉलिनोमियल में इक्वल में 0 नहीं होता। लेकिन जब बात इक्वेशन की आ जाती है ना, वो भी कौन सी, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक, कोई सी भी इक्वेशन हो, चाहे वो लीनियर ही क्यों ना हो। लेकिन आप देखना इस तरह के केसेस में, यानी कि जब इक्वेशंस की बात आती है तो इक्वल में 0 होता है हमेशा। क्या होता है, 0। यानी कि इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि इक्वल में क्या रहे, 0 रहे। यहां पर भी आप देख सकते हो इक्वेशन में ax² + bx + c, यहां तक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है ना। और उसके बाद हमने 0 लिख दिया, इसका मतलब अब ये बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन चुका है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जब भी हम इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वल में हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, 0 दिखाई देगा, ठीक है ना। अब वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, यहां पे a, b और c यानी कि a, b और c ये क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो हमें चैप्टर नंबर 2 में भी पता है बात कि यहां पे a आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सही, लेकिन कितने वेरिएबल में है ये, 1 वेरिएबल में। आप देख सकते हो यहां पर सिर्फ x ही आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ y नजर आए, ठीक है ना, लेकिन उस टाइम पे x नहीं होना चाहिए, लेकिन रहना सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब वो 1 वेरिएबल x भी हो सकता है और वो y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर मैंने इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में x लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहां पे भी x लिख दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई ना आप लोगों को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि आप देखो इसका कुछ एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, x² - 5x + 6 ये एक एग्जांपल हो सकता है, इक्वल में 0, एंड 2x² - 19 = 0, ये भी क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या है, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि देखो इक्वल में 0 है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x तो है नहीं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक तो है ना ये, क्योंकि डिग्री यहाँ पे 2 नजर आ रही है आपको, ठीक है। हो सकता है कि x की वैल्यू ना हो वहां पे, या फिर 0 हो उसकी जगह, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको इसकी तरह लिखना चाहूं तो मैं इजीली लिख सकता हूं। कैसे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2x², ठीक है ना, + 0.x और माइनस का 19 = 0, यानी कि इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो ये रहा वो तरीका, 0.x लिख देगा। अगर x नहीं है तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, 0.x, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, आप लोगों को बताते रहना मुझे, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और जिन्होंने कर रखा है वो शेयर कर देना। इतना ही तो काम करना आप लोगों ने बस, ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ लेने के बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 9th क्लास की अगर हम बात करें, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 9th क्लास में जब हमने चैप्टर नंबर 2 किया था तो वहां पे हम लोगों ने जीरोस निकालना सीखते थे कि जीरोस कैसे निकालते हैं। याद आ रही है आप लोगों को कुछ बात
कि हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टर थ्योरम मेथड यूज़ करते थे, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते थे, और वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ज़ीरोज़ निकालते थे। और ज़ीरोज़ कैसे निकालते थे, gx के बराबर में ज़ीरो रखकर ऐसे ही निकालते थे ना ज़ीरोज़। यानी कि पॉलिनोमियल में जहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ की बात करते हैं, ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। क्या मतलब होता है, x की वैल्यूज, ठीक है ना। यहीं पर यानी कि इस चैप्टर में यहां पे जीरोस की जगह हम टर्म यूज करेंगे कौन सी, रूट्स की। यहां पे रूट का मतलब ये वाला रूट नहीं है, यहां पे रूट का मतलब क्या है, जीरोस, ठीक है ना। जैसे कि 9th क्लास में सेम कॉन्सेप्ट आपने जीरोस का पढ़ा था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे रूट्स का है। अब देखो बड़ा हो गया ना, अब ये चैप्टर 10 है, सॉरी क्लास 10 है आपकी, और क्लास 10 में कुछ तो लेवल बढ़ेगा ना। और लेवल के साथ नाम भी बदल गया, वहां पे हम जीरोस की बात करते थे, तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे, रूट्स की बात करेंगे, ठीक है ना। आप लोग भी बड़े हो गए हो, क्योंकि अब यहां पर आपने देखा कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ रियल नंबर अल्फा, मान लो कि ये अल्फा का साइन है, ध्यान रखना कभी आप इसे क्रॉस समझ जाओ, तो ये अल्फा मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, इज अ रूट। अल्फा क्या है, एक रूट है, किसका, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसका, ठीक है ना। और a नॉट इक्वल्स टू 0 है इफ a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू क्या, 0। याद करो 9th क्लास में हमने क्या सीखा था, क्या सीखा था कि अगर आपका कोई किसी का 0 है, किसी पॉलिनोमियल का 0 है कोई नंबर, ठीक है ना, तो आप उस नंबर को उसी पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद इक्वल में 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से अगर आपको कोई रूट गिवन है, अगर आपको कोई रूट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना, तो वो सेटिस्फाई कैसे करेगा उस पॉलिनोमियल में, यानी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उसी रूट को उस इक्वेशन में पुट कर देना है, और उस इक्वेशन में पुट करने के बाद पूरा आंसर आपका किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। और अगर 0 के बराबर आ गया तो समझ जाओ कि वो जो अल्फा है, यानी कि ये जो अल्फा है, ये इसका एक क्या माना जाएगा, रूट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, रूट माना जाएगा। रूट का मतलब आप सेम वैसी लेके चलो जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या, जीरोस, ठीक है ना। वहां पे हम चेक करते थे ना कि ये इसका 0 है या नहीं, तो कैसे चेक करते थे हम, कि उसी वैल्यू को पॉलिनोमियल में रख के देखते थे, और रख के देखने के बाद अगर वो 0 आ जाता था तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0 है, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे रूट का भी है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। सो एनी रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप देखो ये ए का मतलब यहां पे आप अल्फा समझ लो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अगर कोई भी नंबर है उसने अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई करने का मतलब यहां पे क्या है, सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि आपको कोई नंबर दिया गया है, आपने उस नंबर को इक्वेशन में रखा, और इक्वेशन में रखने के बाद आपका 0 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया आंसर, 0 के बराबर आ गया, तो इसको हम कहते हैं सेटिस्फाई करना। क्या कहते हैं इसे हम, सेटिस्फाई कर जाना, ठीक है ना। तो यहां पे आपसे यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो जो नंबर होगा ना, उसी को हम क्या मान लेंगे कि वो उस इक्वेशन का एक रूट है। क्या है वो, एक रूट है, ठीक है ना। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। अब 2 नोट है जिसपे आप लोगों को ध्यान देना है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। नहीं भी आई होगी ना, यहां पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि किस तरीके से यहां पे इन दोनों का मतलब निकल के आता है, ठीक है ना। अब आप देखो 2 नोट क्या है यहां पे, कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि आपको ये दे रखा है, एंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है, आर दी सेम। वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि जीरोस ले लो या फिर रूट्स ले लो, दोनों का मतलब यहां पे सेम है, ठीक है। सेकंड नोट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
मैक्सिमम कितने रूट्स निकल सकते हैं? 2, क्योंकि डिग्री कितनी होती है? 2, इसलिए रूट्स भी कितने निकलेंगे? 2। मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, 1 भी निकल सकता है, 0 भी निकल सकता है, ठीक है ना, बट 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये तो थे आप लोगों के 2 नोट। आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ तरीके तो होने चाहिए ना। जैसे कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखा कि वहां पे एलिमिनेशन मेथड किया हमने, जो आप लोगों का फेवरेट भी था। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया, और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी किया, जिससे बच्चे दूर भी भाग रहे थे कुछ, है ना। तो वहां पे हमने 3 मेथड्स करे x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां पर भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालने के लिए कुछ मेथड्स तो होने चाहिए ना। तो यहां पे भी मेथड्स हैं, और यहां पे 2 मेथड्स हम करेंगे, क्योंकि तीसरा मेथड आपके कोर्स से कट चुका है, उसका नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसलिए हम सिर्फ कितने मेथड करेंगे? 2, ठीक है। और 2 मेथड के नाम क्या है? एक है आप लोगों का फैक्टराइजेशन मेथड, बचपन से करते आ रहे हैं, ये तो हम लोग स्प्लिटिंग कहते हैं इसे, हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर थ्योरम। और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपके लिए नई चीज है, ठीक है, जो आपने अभी इससे पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके बताता हूं। देखो, आपको सपोज करो ये एग्जांपल दिया गया है 6x² माइनस का x माइनस का 2। तो आपने क्या करना है, पहले इनके फैक्टर्स करने, यानी कि a की c की a के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या आता है। हमने देखा कि 12 आ गया। फिर आपने क्या करना है, 12 के फैक्टर्स करने हैं, कर लिए 12 के फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स का यूज करके, मैंने आपको बताया था ना कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना, पता है ना आप लोगों को, शायद मैंने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी बताया था। साम दाम दंड भेद लगाकर आपको किसी तरीके से बीच वाली टर्म लानी है, और बीच वाली टर्म कौन सी है आपकी? माइनस का x। और कैसे आएगी ये, अब आप देख सकते हो। देखो, 2 की अगर मैं 2 से इंटू कर दूं, 4 आ गया। 4 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो प्लस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस का 1। जबकि हमें यहां पे कौन सा 1 चाहिए? माइनस का चाहिए। तो आप क्या करोगे, -4 को पहले लिख दोगे और +3 को बाद में लिख दोगे। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, इन दोनों को सॉल्व करके -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से आप समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वो देखो आप। मैंने कहा कि इन 3 फैक्टर्स का यूज करके आपको किसी तरीके से -1 लाना है। क्या लाना है? -1। तो आपने क्या किया, 2 की 2 से इंटू करी, 4 आ गया। और एक फैक्टर कौन सा है? 3 है। अब 4 और 3 का यूज करके -1 लाना है, तो कैसे आएगा? -4 को पहले लिख दो और +3 को बाद में लिख दो, ठीक है ना। अब यहां पे आप लिख दोगे 6x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 2, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद यहां से आप देख सकते हो 2x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? यहां से 2x कॉमन आ रहा है, और अंदर रह जाएगा 3x माइनस का 2। क्या रह जाएगा? 3x माइनस का 2। क्योंकि देखो, इनमें से, इन दोनों में से मैंने 2x को बाहर ले लिया, क्योंकि 6 में भी आप देखोगे 2 आता है, ठीक है ना, और 4 में तो आता ही है। यानी कि 2 एक ऐसा फैक्टर है कॉमन जिसकी टेबल में 6 भी आता है और 4 भी आता है। तो इसलिए हमने 2x को क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है बाहर ले लेना उसे। तो अंदर क्या रह जाएगा? 3x, क्योंकि 6 में से अगर मैं 2 ले लेता हूं तो मल्टीप्लाई में 3x रह जाएगा ना, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करके देखो 6x² आ रहा है आपका, आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक उसी तरीके से इसमें से मैंने 2 ले लिया, तो यहां तो सिर्फ आप लोगों का 2 ही रह जाएगा ना, क्योंकि 4 है, और 4 में से मैं 2x को ले चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे 4x है ना, 2x को मैं ले चुका हूं ऑलरेडी। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 2 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं है ना, कॉमन लेने के लायक नहीं है ना यहाँ पे कुछ भी। और जहाँ पे कॉमन लेने के लिए नहीं होता ना कुछ, तो वहाँ पे हमेशा 1 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 को लिख दूंगा और अंदर एज इट इज उतार दूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये चीज और ये चीज सेम आ गई, और जो कि हमेशा होता ही है
कि ये और ये आपका सेम होना चाहिए। हो गया ना अब आपका सेम। अब आपने क्या करना है कि जो 2 बार आ रहा है उसे तो लिख दो सिर्फ एक ही बार, ठीक है, और जो बाकी का बच गया, क्या बच गया, 2x और ये प्लस का 1, इसे अलग से ब्रैकेट में उतार दो। यहां तक बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? तो ये तो हम लोगों ने 9th क्लास में किया था। अब हम इसके अंदर से क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रूट्स। अब आप देखोगे यहां पे रूट्स कैसे निकलेंगे। नाउ 3x माइनस 2 के बराबर में भी 0 आ जाएगा और 2x प्लस 1 के बराबर में भी 0 आ जाएगा। यहां से 3x की वैल्यू आ गई 2, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है। और यहां पर भी आप देख सकते हो 2x के बराबर में आ गया माइनस का 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहां पे 2 रूट्स आपके आ गए, एक आ गया 2/3 और एक आ गया माइनस का 1/2। और इसी को हम रूट्स भी कह सकते हैं और जीरोस भी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो यहां तक तो हमने 9th क्लास में किया था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन आगे क्या हुआ, इनका ना नामकरण हो गया। नामकरण कैसे, अब आप देखो ये भी x है ये भी x है, तो इनमें आपस में लड़ाई नहीं होगी, होगी ना, दोनों सेम सेम है क्योंकि x है और वो भी x है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, इनका नामकरण कर दिया गया चैप्टर नंबर कौन से में, 4 में। और इनका नाम क्या पड़ गया, एक का नाम हो गया अल्फा। क्या नाम हो गया, अल्फा। किसी को भी दे सकते हैं, इसको भी इसको भी। और दूसरे का नाम पड़ गया क्या, बीटा। समझ में आई बात आप लोगों को? एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया क्या, बीटा। आप चाहो तो यहीं तक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अल्फा बीटा ना भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहीं तक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसी सेम क्वेश्चन को, सेम क्यों करवा रहा हूं, ताकि आप लोग आराम से कंपेयर भी कर सको, ठीक है ना। तो यहां पे अब इस एग्जांपल को मैं किससे करवाने वाला हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपका दूसरा मेथड है। कौन सा मेथड है ये आपका, दूसरा। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a होता है आपका x² के साथ जो कि है 6, b होता है आपका x के साथ, तो बताओ x के साथ -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 ही तो होता है। अब क्योंकि इसके साथ माइनस भी है तो हम b की जगह लिख देंगे -1। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, कि जब कुछ नहीं होता ना x के साथ तो वहां पे 1 माना जाता है। अब क्योंकि साइन माइनस का लगा हुआ है इसलिए 1 भी वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और c की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे, -2, ठीक है। अब आप हमेशा इस बात को समझ के चलो कि यहाँ पे जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो यहाँ पे 2 स्टेप में आपका आंसर आता है, यानी कि दूसरे स्टेप में आप लोगों का आंसर आ जाता है। पहले स्टेप में हम चेक करते हैं कि आगे सेकंड स्टेप करेंगे कि नहीं करेंगे। चेक किस लिए करते हैं हम, कि सेकंड स्टेप करना है आगे या नहीं करना। फिर उसके बाद अगर मान लो फर्स्ट स्टेप में ये वेरीफाई हो गया कि आपको करना है, तो हम फिर सेकंड स्टेप भी करेंगे, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, लेकिन अब जो मैं एग्जांपल आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, यहां पर d निकाल देना है। क्या निकाल देना है, d। या फिर आप ऐसे समझ लो, चलो d निकाल दो आप, b² - 4ac। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब आप सोच रहे होंगे कि ये d का क्या मतलब है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं d का यहाँ पे कुछ विशेष मतलब नहीं है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी नहीं है। यहाँ पे इस वर्ड की इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। इसे वैसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, बट इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका रोल है, ठीक है ना। अब आप इसको देखो, चाहो तो आप ये लिख लो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप डी से शुरू करना चाहते हो तो डी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो आप आगे मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे चीजें। तो d बराबर b² - 4ac, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप देखो इसकी विशेषता क्या है इस फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी 2 फॉर्मूले आ जाते हैं। एक तो यही होता है, ये आपका स्टेप 1 है,
जिसमें हम चेक करेंगे कि आगे हमें करना है या नहीं करना। तो चेक करने का तरीका क्या है, मान लो आपने ये फॉर्मूला लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac और वैल्यू आपकी 0 और 0 से ज़्यादा आ रही है। ध्यान रखना, 0 या 0 से ज़्यादा, वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा अगर आपकी आ रही है तो हम सेकंड स्टेप करेंगे। तो हम कौन सा स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे। लेकिन अगर मान लो वैल्यू d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, मतलब नेगेटिव में आ रही है, तो हम सेकंड स्टेप नहीं करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप में ही छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। अब इसे चेक करते हैं। देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहां पे आप लगा दो फॉर्मूला। तो बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 4ac, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये -1 का स्क्वायर है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप देख सकते हो 6 की 4 से इंटू करो, कितना आ जाएगा 24, 24, और 24 की 2 से इंटू कर दो आप, कितना आ जाएगा 48, वो भी प्लस का कैसे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे क्या आ गया, 49 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई, 49, और 49 हमेशा 0 से बराबर बड़ा ही होता है ना। 49 तो आप देख सकते हो 0 से क्या है, ये बड़ा ही तो है, और अगर ये 0 से बड़ा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो 49 आया क्योंकि, तो इसका मतलब ये है कि हम सेकंड स्टेप करेंगे। कौन सा स्टेप करेंगे हम, सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना, ये वाला जिसमें हमने देखा कि भाई d की वैल्यू तो 0 से ज्यादा आ गई, और d की वैल्यू जैसे ही 0 से ज्यादा हो जाएगी तब हम कौन सा स्टेप करेंगे, यहाँ पे सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप में सीधा फॉर्मूला लगा देना है, और वो ये होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे सेकंड स्टेप में, नाउ x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस, ठीक है ना, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। अब ये लगाना कैसे आप देख सकते हो, -b, एक तो माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे जो हमें वरदान में मिला है फॉर्मूले में, ठीक है ना। ये फॉर्मूले में वरदान में मिला है हमें कौन सा साइन, माइनस का साइन। अब यहाँ पे देखो कि b की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है, तो इसे हम ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है ना। एक तो वरदान वाला साइन आ गया, और एक ये पहले से ही माइनस में था। उसके बाद प्लस माइनस √d, d की जगह रख दो, ये d की वैल्यू कितनी आई थी, 49 आई थी, तो यहाँ पे रख दो 49, और नीचे कर दो 2a। a की वैल्यू कितनी है, 6, ये देख सकते हो आप, a की वैल्यू है 6। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आगे देख लो आप। अब आगे किस तरीके से करना वो आप समझो। x बराबर, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये प्लस माइनस, ध्यान रखना यहाँ पे फॉर्मूले में ही प्लस माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जब रूट को सॉल्व करेंगे ना तो वैल्यू प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी, इसलिए आपको यहीं पे प्लस और माइनस दोनों लिखने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक कौन सी होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे 49 है, अब 49 है तो प्लस माइनस रूट को सॉल्व करेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, और नीचे 2a यानी कि 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। अब आप देख सकते हो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे दो चीजों में तोड़ दो, एक अल्फा में और एक बीटा में। इसका क्या मतलब हुआ, एक आप लेके चलो प्लस वाली वैल्यू और एक आप लेके चलो कौन सी, नेगेटिव वाली। अब प्लस वाली देख लेते हैं पहले, तो इसको नाम दे देंगे अल्फा, यानी कि अब यहीं से दो चीजों में ये बट जाएगा, एक अल्फा में और एक बीटा में। अल्फा में आप देख सकते हो 1 + 7 अपॉन में 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे और आगे सॉल्व कर देंगे तो 8/12, तो आप देख सकते हो, और इसे सॉल्व करोगे, ये कट रहा है किससे, 4 से, तो 4 से काट दो तो आप देखोगे 2/3। तो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 2/3। अब आपने क्या करना है, यहीं पर अब बीटा भी निकाल दो,
क्योंकि मैंने आपको बताया था ना प्लस माइनस लिखा हुआ है, और प्लस माइनस का क्या मतलब होता है कि एक आपकी वैल्यू निकल के आएगी अल्फा में और एक निकल के आएगी बीटा में, ठीक है ना। यहीं से आपका दो पार्ट्स में ये स्प्लिट हो जाएगा, एक आपका अल्फा हो गया और दूसरा यहां पे मैं आपको बता देता हूं क्या, बीटा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो बीटा की वैल्यू क्या आएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप प्लस वाला ले रहे हो या माइनस वाला ले रहे हो, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैं प्लस वाला ले चुका हूं तो अब मैं कौन सा ले लूंगा, माइनस वाला। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 माइनस 7 अपॉन में 12। इसे और सॉल्व कर दो, 1 माइनस 7 करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 6 और नीचे क्या चल रहा है, 12 चल रहा है, ठीक है। अब आप देखो सॉल्व कर दो इसे, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस का 1/2। कितनी आ चुकी है बीटा की वैल्यू, माइनस का 1/2। तो आप बताओ आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए। आप देख सकते हो, चेक करो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था, आंसर क्या आया 2/3 और माइनस का 1/2, यही आंसर आ गया ना। अब आप इस चीज को मत देखना कि अल्फा बीटा अलग अलग आ रहे हैं, मतलब नाम अलग कर दिए मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा आपका अल्फा और बीटा तो बस नाम है और कुछ नहीं। वैल्यू को देखना आपने कि दोनों मेथड से सेम आ रही है कि नहीं आ रही। आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, वैल्यू पर। तो आप देखो यहाँ पे भी 2/3 आ रहा है और माइनस का 1/2 आ रहा है, और यहाँ पे आप देख लो 2/3 आ रहा है और माइनस का 1/2 आ रहा है। बात समझ में आ रही है, यानी कि यहां पर हम सॉल्व जो कर सकते हैं ना इक्वेशन को, दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। ये भी मेथड लगा सकते हैं और ये भी मेथड लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये कह रखा है कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो तो हमें ये वाला मेथड यूज करना है, और अगर कह रखा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो तो आपको ये वाला मेथड यूज करना है। अगर मान लो कुछ भी नहीं कह रखा तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी मेथड यूज करो, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ये मेथड दिया क्यों है। जब अच्छी खासी हमारी ज़िंदगी चल रही थी फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, तो ये मेथड क्यों बनाया गया, इसका क्या मतलब है, इस मेथड के आने का क्या मतलब है। तो देखो मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड जो पढ़ा है ना, वो ऐसा मेथड पढ़ा है जिसमें आसानी से फैक्टर्स बन जाते हैं, यानी कि आसानी से स्प्लिट हो जाता है, बीच वाली टर्म आसानी से मिल जाती है। लेकिन 10th क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, यानी कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं जिनके फैक्टर्स आसानी से बनते ही नहीं है, यानी कि वो स्प्लिट हो ही नहीं सकते हैं, स्प्लिटिंग हो ही नहीं सकता, यानी कि ये मेथड उसके अंदर लग ही नहीं सकता। तो ऐसे में फिर आप क्या करोगे, छोड़कर थोड़ी ना आओगे उस क्वेश्चन को। तो ऐसे में आपको 10th क्लास में इस चैप्टर के अंदर वरदान मिल गया इस फॉर्मूले का कि भाई अगर स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा, इस मेथड से आंसर नहीं निकल रहा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। और ये इस फॉर्मूले की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, पता नहीं आपको लगती होगी या नहीं लगेगी, बट मुझे तो लगती है कि ये एक ऐसा मेथड है, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे रूट वाली हो, यानी कि जिसमें नंबर आपको रूट के अंदर दे रखे हो, वेरिएबल नहीं, रूट नंबर्स दे रखे हो रूट के अंदर, कैसी भी आपको दे रखी हो, आप इस फॉर्मूले से बड़े आराम से आंसर निकाल लोगे। नहीं तो अगर फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे ना, तो आप तो सोचते ही रह जाओगे कि भैया इसे स्प्लिट कैसे करना है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में तो यही मेथड काम आता है, ठीक है ना, इसी मेथड से आंसर निकाला जाएगा, ठीक है ना। वो धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा, प्रैक्टिस कर करके पता चलेगा कब कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़ करना सही रहेगा। मैंने तो आपको दोनों ही सिखा दिए, ठीक है ना। और आज की क्लास तो वैसे भी बेसिक की है, तो अभी तो हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं इसके काफ़ी सारे, क्योंकि NCERT एक्सरसाइज 1.1 2 3 4 इतनी एक्सरसाइज करनी है हमें, तो उसमें तो कितने सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो ये तो था आप लोगों का बेसिक में मेथड्स, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम और आगे बात कर लेते हैं अब किसकी, नेचर ऑफ रूट्स की। किसकी बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो हमारे ये जो है d बराबर b² - 4ac, ठीक है। आपको मैंने ये फॉर्मूले लिखवा दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये स्टेप 1 है आपका और ये स्टेप 2 है, ठीक है। तो आपने देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें देखनी है कि यहाँ पर आप देखोगे d बराबर b² - 4ac जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना।
अब आप देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लो। देखो नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है कौन सी, क्वाड्रेटिक, तो उसमें आपको पता है कि ये इक्वेशन होती है और a नॉट इक्वल्स टू क्या रहता है, 0 रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका एक फॉर्मूला होता है ना फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है आप वो समझो, इसी से हमें नेचर पता चलेगा, इसी से हमें पता चलेगा कि हमें सेकंड स्टेप में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। अब आप देखो कैसे, देखो जैसे कि केस 1 आपको दिया हुआ है, इफ d ग्रेटर है 0, d ग्रेटर है किससे, 0 से, तो आप देख सकते हो अगर d ग्रेटर है 0 के तो 2 रियल रूट्स निकलेंगे। जैसे कि ये देखो यहाँ पे d की वैल्यू 49 आई थी और 49 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। और जैसे ही आपने देखा कि 49 0 से बड़ा है तो हमेशा याद रखना रूट्स कितने निकलेंगे, यानी कि x के आंसर कितने निकलेंगे, 2, ठीक है ना। ये देखो आप देख सकते हो एक ये निकला और एक ये निकला। तो जब भी ऐसा होगा तो ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में यही बताया गया कि अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे हुई, तो ऐसे केस में आपके 2 रूट्स निकल के आएंगे, 2 रियल रूट्स निकल के आएंगे। तो आप देख सकते हो ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे भी 2 रियल रूट्स निकल के आ गए, ठीक है ना। रियल रूट्स का मतलब जो एग्जिस्ट करते हों, ठीक है। उसके बाद इफ d इक्वल्स टू 0, मान लो कि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac करा और एंड में जाके d की वैल्यू 0 आ गई, जैसे कि यहाँ 49 आया है ना, तो सॉल्व करने के बाद पता चला कि d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। जब ऐसा हो जाए किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, तब हम उसे क्या कहेंगे, रूट्स आर इक्वल। यानी कि लास्ट में जब हम ये फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करेंगे ना, तो अल्फा और बीटा दोनों सेम निकल के आएंगे, अल्फा और बीटा दोनों क्या निकल के आएंगे, सेम निकल के आएंगे। कब होता है ऐसा, जब आपकी d की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स आर इक्वल। कब होता है ऐसा, जब d की वैल्यू कितनी हो, 0 के बराबर हो। d का मतलब क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। तो केस थर्ड देख लेते हैं, 3 ही केस हो सकते हैं इसके। केस थर्ड आपको पता ही है अब कौन सा होने वाला है, जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। और आपको पता है कोई वैल्यू 0 से छोटी होने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ही तो होता है, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे अगर सपोज करो d की वैल्यू नेगेटिव हो जाती, तब हम यहाँ से जितना भी हमने काम किया वो करते ही नहीं, यहीं पे छोड़ देते और एंड में लिख देते उसके क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखते हम, डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो अगर d 0 से छोटा है, d 0 से छोटा है, सॉल्व करने के बाद, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद पता चला, अगर मान लो कि d 0 से छोटा है, तो उस केस में नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो गया मतलब इसका, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो वो हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्या होता है, वो हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो इसलिए आपका अगर केस 1 आए या केस 2 आपको दिखाई दे, जैसे कि सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा वैसे तो ये बात, तो आप समझ जाओ कि वहां पे आपके रूट्स निकलेंगे, यानी कि तब आप इस वाले स्टेप को करोगे जो आपका ये सेकंड स्टेप है। लेकिन अगर ये केस आ गया कि d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तब आप यहीं तक रहोगे, इसके आगे जाओगे ही नहीं। और एंड में एक लाइन जरूर लिखोगे आप कि डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये था आप लोगों की आज की क्लास का पूरा बेसिक, जो मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में समझा दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी अब आप लोगों को ये सब बातें क्लियर हो गई होगी कि इनका क्या मतलब है, ठीक है। अब जैसे कि ये पॉइंट था जिसमें मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि ये जो सेटिस्फाई अल्फा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह ये सब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ से अल्फा निकली 2/3। अब 2/3 को अगर मैं इसके अंदर रखूंगा ना, तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो रूट है, रूट कौन सा, 2/3, ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
अब बात आ रही है आपको समझ में, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसी ये वाली वैल्यू भी इसके अंदर रख के ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, आंसर इसका 0 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला रूट और ये वाला रूट दोनों ही इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का आज की क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को समझा दिया अच्छे से, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है ना, तो आप इसे आगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि हो सके सबका बेनिफिट हो जाए तो ज़्यादा सही है, ठीक है ना। वैसे भी घर से बाहर तो वैसे भी नहीं निकल पा रहे हैं सब क्योंकि मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि देश में, पूरे वर्ल्ड में जो बीमारी चल रही है कोरोना, ठीक है ना, उसकी वजह से सब कुछ एक तरीके से आप समझ लो, इकॉनमी आप ले लो या एजुकेशन ले लो, सब परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में आपसे भी जितनी हेल्प हो सके तो आप उतनी भी कर सकते हो। पढ़ाई में तो कम से कम कर ही सकते हो, इसमें तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सीख लो, सीखने के बाद उसे आगे शेयर कर दो या साथ के साथ शेयर कर दो, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, अगले वीडियो में मैं शुरू करवा दूंगा क्या, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।